नमस्कार। ईरान और इजराइल के बीच जो कुछ भी चल रहा है वो काफी पेचीदा है। जो खबरें हम तक पहुंच रही हैं वो पूरी कहानी नहीं है। तो चलिए, आज के इस विश्लेषण में हम सुर्खियों के पीछे की असली कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है, अगर ईरान ने ना तो पहले हमला किया, ना ही किसी को उकसाया, और जैसा कि दुनिया जानती है उसके पास न्यूक्लियर बम भी नहीं है, तो फिर आखिर ये जंग हो क्यों रही है? यही वो सवाल है जो इस पूरे मामले को एक पहेली बना देता है। असल में दुनिया में ज्यादातर लोगों को ये साफ साफ पता ही नहीं है कि ये युद्ध चल क्यों रहा है। जो वजह ऑफिशियली बताई जा रही हैं उनमें कई झोल हैं, वो पूरी तस्वीर सामने नहीं रखती। इसीलिए हमें एक एक करके सारे तथ्यों को जोड़ना होगा ताकि हम इस पहेली को सुलझा सकें। अच्छा, अब जरा इन तथ्यों पर गौर कीजिए, क्योंकि यहीं से मामला और उलझता है। देखिए, अमेरिका खुद ये बात मान चुका है कि ईरान के पास कोई न्यूक्लियर हथियार नहीं है। ईरान ने कोई पहला हमला या कोई आक्रामक कार्रवाई भी नहीं की। फिर भी ईरान पर बड़े बड़े सैन्य हमले होते हैं और उसकी अर्थव्यवस्था को तबाह करने के लिए कड़े से कड़े प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। सवाल घूम फिर कर वहीं आ जाता है, आखिर क्यों? तो चलिए अब आते हैं इस कहानी के सबसे, कह सकते हैं, चौंकाने वाले हिस्से पर। यह है ईरान की सैन्य क्षमताएं। दुनिया भर में कई लोगों को लगता था कि ईरान सैन्य तौर पर काफी कमजोर है, लेकिन सच तो ये है कि उसने अपनी टेक्नोलॉजी से सबको हैरान करके रख दिया है। ईरान के तरकश का जो सबसे खतरनाक तीर है वो है बैलिस्टिक मिसाइल। अब ये कोई आम मिसाइल नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि ये पहले पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर यानी स्पेस में जाती है और फिर वहां से बेहद तेजी से नीचे आकर अपने टारगेट को हिट करती है। इस वजह से इसे हवा में ही रोक पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और ईरान की सबसे बड़ी काबिलियत इसी मिसाइल में छुपी है। जब ये मिसाइल अपने टारगेट पर गिरने वाली होती है, जिसे टर्मिनल फेज कहते हैं, ठीक उसी वक्त ये अचानक से अपना रास्ता बदल लेती है, और तो और अपनी रफ्तार को दोगुना कर लेती है। अब इससे होता क्या है कि जो डिफेंस सिस्टम इसे रोकने के लिए मिसाइलें दागता है, वो कंफ्यूज हो जाता है और निशाना चूक जाता है। अब ईरान की स्ट्रैटेजी देखिए कितनी दिलचस्प है। वो दिन और रात के हिसाब से अपनी मिसाइलें चुनते हैं। दिन के उजाले में वो सॉलिड फ्यूल वाली मिसाइलों का इस्तेमाल करते हैं। ये बिल्कुल दिवाली के रॉकेट की तरह हैं। आग लगाई और चल पड़ी। इन्हें जमीन के नीचे बने खुफिया ठिकानों से तुरंत लॉन्च किया जा सकता है। वहीं रात के अंधेरे में वो लिक्विड फ्यूल वाली मिसाइलों का इस्तेमाल करते हैं। इन्हें तैयार करने में वक्त तो लगता है, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर वो सैटेलाइट की नजरों से बच निकलते हैं। अब बात करते हैं एक और बेहद खतरनाक हथियार की, जिसका नाम है क्लस्टर मिसाइल। ये एक बड़ी मिसाइल होती है जो हवा में जाकर सैकड़ों छोटे छोटे बमों में बट जाती है और एक बड़े इलाके में तबाही मचाती है। दुनिया के कई देशों ने इस पर बैन लगा रखा है, लेकिन ईरान ने ये टेक्नोलॉजी रूस और चीन से हासिल कर ली है। जमीन और हवा के बाद आप जरा पानी में ईरान की ताकत देखिए। ईरान के पास 15,000 से भी ज्यादा छोटी और बहुत ही फुर्तीली नावें हैं। इन्हें मच्छर ब्रिगेड कहा जाता है। सोचिए, 15,000 मच्छर एक साथ झुंड में हमला कर दे। इनका मकसद ही यही है कि दुश्मन के बड़े बड़े जहाजों को चारों तरफ से घेरकर कंफ्यूज कर देना और फिर उन्हें डुबो देना। तो अगर ये लड़ाई न तो न्यूक्लियर बम के लिए है और न ही ईरान की किसी आक्रामकता की वजह से, तो फिर पर्दे के पीछे असली खेल चल क्या रहा है? चलिए अब इस कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां असली मकसद छिपे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक इस पूरे संघर्ष के पीछे एक बहुत बड़ी और कथित महत्वाकांक्षा है, जिसे ग्रेटर इजराइल का नाम दिया गया है। इसके तहत मकसद सिर्फ अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखना नहीं, बल्कि पूरे लिबनान, पूरे सीरिया, आधे इराक और सऊदी अरब के एक बड़े हिस्से को अपने नियंत्रण में लेना बताया जाता है। यहाँ पर देखिए, जो कहा जा रहा है और जो असली मकसद बताया जा रहा है, उसमें जमीन आसमान का फर्क साफ नजर आता है। इजराइल दुनिया को ईरानी खतरे का डर दिखाता है, लेकिन असली मकसद अपनी सरकार बचाना और विस्तार करना बताया जा रहा है। वहीं अमेरिका ईरान में लोकतंत्र की बात करता है, जबकि सूत्रों का कहना है कि उसका असली एजेंडा ईरान में अपनी पसंद की सरकार बिठाना है। चलिए अब जरा अमेरिका के रोल पर नजर डालते हैं, जहां स्रोतों के अनुसार एक दोहरे मापदंड वाली नीति साफ साफ दिखाई देती है। यानी कहने के लिए कुछ और करने के लिए कुछ और। अब ये बयान देखिए,
ये अपने आप में सब कुछ कह देता है। ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या के बाद ये कहना कि उनका अगला उत्तराधिकारी कौन होगा, ये अमेरिका तय करेगा। ये किसी भी आज़ाद देश के अंदरूनी मामलों में सीधे सीधे दखल देने की एक खुली मिसाल है। और ये रणनीति कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। आरोप ये है कि अमेरिका और इजराइल ईरान को अंदर से कमज़ोर करने के लिए कुर्द लड़ाकों को हथियार और पैसा दे रहे हैं। ये ठीक वैसा ही पैटर्न है जैसा पहले अल-कायदा और फिर आईसिस के मामले में देखने को मिला था। एक नया आतंकवादी संगठन बनाने का खतरा जो बाद में पूरी दुनिया के लिए ही सिरदर्द बन जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये रवैया सिर्फ दुश्मनों के लिए है। भारत जैसे देश को, जिसे वो अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहते हैं, उसके लिए डेड इकोनॉमी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना ये दिखाता है कि अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ भी कैसा बर्ताव करता है, जिससे उसकी अपनी विश्वसनीयता पर ही सवाल उठते हैं। तो अब सवाल उठता है कि इन सब का भारत पर क्या असर पड़ता है? हम कहाँ खड़े हैं इस पूरे खेल में? सच तो ये है कि यह भारत के लिए एक बहुत बड़े धर्म संकट जैसी स्थिति है। और यही सबसे बड़ा सवाल है जो भारत अमेरिका के रिश्ते पर उठता है। क्या ये रिश्ता दोस्ती का है या फिर बॉसगिरी का? क्योंकि एक दोस्त कभी ये हुक्म नहीं देता कि तुम किससे तेल खरीदोगे और किससे नहीं, लेकिन अमेरिका बार बार भारत पर ईरान और रूस से अपने रिश्ते तोड़ने के लिए दबाव बनाता रहता है। तो भारत के सामने ये एक मुश्किल कूटनीतिक चुनौती है। एक तरफ अमेरिका का लगातार दबाव है, तो दूसरी तरफ ईरान और रूस जैसे पुराने और ज़रूरी दोस्तों के साथ रिश्ते निभाने की मजबूरी। और बात सिर्फ दबाव की नहीं है। जब भारतीय नौसेना के मेहमान एक ईरानी जहाज़ को हमारे ही तट के पास डुबो दिया जाता है, तो ये सीधे सीधे भारत का अपमान होता है। तो आखिर में ये सारी बातें हमें एक ही बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। इस तेजी से बदलती दुनिया में, जहां दोस्त और दुश्मन की परिभाषाएं हर दिन बदल रही हैं, क्या अपनी विदेश नीति को सच में आज़ाद रखने के लिए आत्मनिर्भर बनना ही भारत के पास एकमात्र और सबसे सही रास्ता बचा है? इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।